हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गति के समीकरण, इक्वेशंस ऑफ मोशन। यह लीनियर मोशन मतलब ऋजुरेखीय गतिलेशन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस गति के समीकरण को हमने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, मतलब 9th क्लास में हमने गति के समीकरणों का निगमन भी किया हुआ है। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये मतलब मेन इक्वेशंस थी हमारी, इन्हें हमने डिराइव किया था एक मतलब एवरेज मेथड से, फिर ग्राफ के मेथड से। तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा तीनों मेथड, लेकिन यहाँ पर एक नया मेथड हम क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, वो है समाकलन विधि, इंटीग्रेशन मेथड। अब इंटीग्रेशन हमारे लिए थोड़ा नया है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम 9th क्लास में थे या 10th क्लास में थे, तो हमें गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब दिया गया, तो हमने उस फार्मूले को पढ़ा, उसे यूज किया और सॉल्व किए, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व किए हमने। वहां पर डेरिवेशन के बारे में हमें इतनी चिंता नहीं थी। लेकिन जैसे 11th में आते हैं तो हमें डेरिवेशन जब बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं, तुम्हारे मन में आता है कि जो भी मिले डिराइव ही मिले हमको। तो जो आपका इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं, वो फार्मूले फिजिक्स में यूज होते हैं, उनका डेरिवेशन नहीं होता। तो आपको यह मानते हुए कि यहाँ पे सिर्फ उसका फार्मूला यूज होगा और आपको जब बताया जाएगा, फार्मूला आपको दे दिया जाएगा, तो उसी फार्मूले के हेल्प से आपको इंटीग्रेशन करना है। उनका जो डेरिवेशन है वो मैथ में आपको मिलेगा। अगर आप मैथ साइड से हैं तो मैथ में इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलों का डेरिवेशन आपको मिलेगा, लेकिन फिजिक्स में सिर्फ उन फार्मूलों का यूज होता है। तो जहां पर जो फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको उसे बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम इसे डिराइव करेंगे और इंटीग्रेशन मेथड से। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में ग्राफ वाले मेथड से। जैसे देखिए, स्टार्ट करते हैं। हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा ए से चलता है, इनिशियल वेलोसिटी यू से, इनिशियल वेलोसिटी यू से चलता है, एंड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण ए से चलता है। मतलब ये अपनी गति प्रारंभ करता है प्रारंभिक वेग यू से और एक समान त्वरण यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए से। एंड आफ्टर टाइम टी, जब टी टाइम बीतता है तो वह बी पर मान लीजिए पहुंच जाता है और उसका डिस्प्लेसमेंट यस हो जाता है और उसकी वेलोसिटी हो जाती है v। मतलब कोई वस्तु है जो प्रारंभिक वेग u और एक समान त्वरण a से अपनी गति प्रारंभ करती है और t समय पश्चात उसका विस्थापन यस और अंतिम वेग v है। लेट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन with velocity u and uniform acceleration a, and after time t its final velocity is v and displacement is yes। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। जो मैंने लैंग्वेज बोली है वो लैंग्वेज आपको लिखनी है, लेकिन थोड़ा टाइम भी मतलब फालतू जाता है आप लिखने में, और आपको लैंग्वेज अपने से लिखनी है। तो इतनी लैंग्वेज जो मैंने बोला आप उसे लिखिए अपने से। अब बोर्ड में जगह कम होने की वजह से मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, नहीं तो मैं लिख देता। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन देखिए, according to definition of acceleration, according to definition of acceleration, हम सबको मालूम है कि त्वरण की परिभाषा से A = होता है dv/dt, वेग परिवर्तन की दर। जैसा कि आप जानते हैं कि त्वरण आपको पढ़ाया गया है कि जो औसत त्वरण है वह ΔV/Δt होता है, वेक्टर फॉर्म में होता है। मैग्नीट्यूड हम सिर्फ ले सकते हैं, तो इसलिए एरो नहीं लगा रहा हूं मैं। अब अगर आप इसका तात्कालिक त्वरण मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेते हैं तो लिमिट ΔT टेंड्स टू 0 ΔV/ΔT, मतलब आपका हुआ यह dv/dt। इसका सिंबल है, ये औसत त्वरण है। अगर समय बहुत छोटा हो तो ये उसका सिंबल है, तो समय बहुत छोटा हो तो औसत त्वरण को ही तात्कालिक त्वरण कहते हैं। समय आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसी का सिंबल इतना बनता है। अब देखिए, फिर आप यहां से dv = dt, ओके, dt उधर भेज दिया हमने। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, समाकलन कर दीजिए दोनों तरफ का। तो हम इसका समाकलन करेंगे, तो समाकलन कहां से कहां तक हो रहा है इसका? अच्छा, ये समाकलन v के रिस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे dv लिखा है तो समाकलन हो रहा है v के रिस्पेक्ट में। तो जो v वेलोसिटी है हमारी,
तो वेलोसिटी कहां से कहां तक चेंज हुई है, u से v तक। तो यहां पर हम लिखेंगे u और ये है v, ये हमारा लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। शायद हम 11th में ये पहला इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और देखिए a, अब आपका जो dt है, यहां पर dt में जो t है बताता है कि ये समाकलन t के रिस्पेक्ट में होगा, तो लिमिट t की लगाई जाएंगी। तो टाइम क्या है, जहां से स्टार्ट हुआ टाइम वहां 0 माना जाता है, और t के बाद और मतलब t समय में यहां तक पहुंचा है, तो मतलब उसका जो t मतलब जो t का मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, मैक्सिमम वैल्यू खुद t है, तो लिमिट लगा देंगे 0 से t तक। अब यह फार्मूला आपको इंटीग्रेशन का मैं बताने जा रहा हूं, आपको इसको मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे dx की वैल्यू होती है x प्लस सी, मैं इसे तरीके से लिख देता हूं, dx की वैल्यू इंटीग्रेशन dx इक्वल टू होती है x प्लस सी, ठीक। और अगर हमें लिमिट लगा देंगे तब ये कांस्टेंट नहीं लगाते। मन में हमारे प्रश्न उठता है कांस्टेंट क्या है, क्यों आया, कहां से आया, तो इसका डेरिवेशन यहां पे नहीं मिलेगा, ये मैथ का टॉपिक है। तो इंटीग्रेशन dx है तो x प्लस सी होता है, लेकिन अगर लिमिट इंटीग्रेशन रहेगा तब कांस्टेंट नहीं लगेगा, मतलब मेन फोकस x पे है। हर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगता है अगर वह लिमिट इंटीग्रेशन नहीं है तब। तो जैसे dv है तो dv का समाकलन आपका v हो जाएगा, समाकलन जैसे dx का x हुआ तो dv का समाकलन v हो जाएगा। लिमिट से ऐसे लगा देंगे, लिमिट इंटीग्रेशन थी इसीलिए c नहीं लिखा है। फिर a dt का आपका t हो जाएगा, जैसे dx का x हुआ तो dt का t हो जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से t। अब हम अपर लिमिट माइनस, जैसे लिमिट को तोड़ना सीखेंगे तो जो v है इसके स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे। एक इत्तेफाक है कि अपर लिमिट भी v ही है, तो इसके स्थान पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लगाकर, देखिए v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट लिखेंगे फिर माइनस लगाकर उसी में लोअर लिमिट लिखेंगे। अब जैसे हम मैथ में जाएंगे तो इसका भी डेरिवेशन है कि हम कैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किए हैं। अब इक्वल टू a, यहां t के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो फिर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम डिराइव करेंगे अपने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इसे याद रखें, अब इसका यूज करेंगे हम। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड इक्वेशन। इसे मैं लिखे रहता हूं, अभी जरूरत पड़ेगी एक बार। सेकेंड इक्वेशन देखें, अकॉर्डिंग टू definition of velocity, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डिफिनीशन जो है आपकी वो है ds अपान dt इक्वल टू v। ओके, होता है आपका, पढ़ा चुका हूं मैं इसे आपको कि v जो होता है ds अपान dt, और ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो ds इज इक्वल टू वी डी टी। अब देखिए, अब फिर लिखेंगे वही, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स इंटीग्रेट करना है हमको, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ds, तो जो हमारा यस है शुरुआत में उसकी वैल्यू 0 थी, अब यस हो गई है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 0 से यस तक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v, और यह समाकलन t में हो रहा है तो लिमिट t की लगेगी। v यहां बाहर आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि v वेलोसिटी है जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। बाहर वही निकलेगा इंटीग्रेशन से जो कांस्टेंट अगर होगा तो उसे आप बाहर निकाल सकते हो। अब देखिए 0 से s ds इज इक्वल टू 0 टू t v dt, v की वैल्यू आप रख लो यहां पे, तो u प्लस ए टी। अब इसे मैं हटा देता हूं। अब जैसे dx का समाकलन x हुआ तो यहां पर जो है आपका ds का समाकलन भी s हो जाएगा, तो s लिमिट लगा देंगे 0 से s तक,
फिर u और at, सॉरी यहाँ पे dt छूट रहा था, यहाँ पे dt छूट रहा था। अब देखिए तो 0 to t u dt, अब प्लस 0 to t और a t dt। हमने u और at में ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये भी दोनों को दे दिया और dt भी दोनों को दे दिया। अब देखिए यहाँ पे यस के प्लेस पे एक बार अपर लिमिट रखेंगे, एक बार लोअर लिमिट। ये बहुत ही साधारण है, पहली बार इसे पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में था, इसलिए शायद थोड़ी सी दिक्कत हो रही हो आपको। अब देखिए जैसे यहाँ पे u है, u आप बाहर निकालिए, 0 से t dt, प्लस यहाँ पे a आप बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी थी वो भी कांस्टेंट थी इसीलिए बाहर आई, t dt। अब देखिए एक नए फार्मूले की जरूरत हमको फिर पड़ने वाली है। ये तो यस हो गया, u जैसे dx का x होता है तो dt का भी t हो जाएगा, और लिमिट लगा देंगे 0 से t तक, प्लस a। इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता दूं। अब देखिए जैसे एक फार्मूला होता है कि x की पावर n अगर dx है तो इसी n में ऊपर एक जोड़ दीजिए और जो ऊपर है इसी का नीचे आप ऐसे भाग कर दीजिए, ठीक। अब प्लस अ कांस्टेंट c, मतलब प्लस अ कांस्टेंट c वहां पे लगा है, लेकिन कांस्टेंट c अगर लिमिट इंटीग्रेशन रहता है तब कांस्टेंट नहीं आता। तो जहां पे x है वहां पे t है और इसकी पावर आप 1 मान सकते हैं। तो जैसे x की पावर n है तो यहाँ पे t पावर n है और dx है तो dt है, जहां जहां x होता है वहां वहां t है। तो x की पावर n है तो n में आपने एक जोड़ा, उसी का नीचे भाग कर दिया। तो t की पावर 1 है तो 1 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 2, उसी का नीचे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे आपका t स्क्वायर हुआ और नीचे 2 आ जाएगा, तो 0 से t तक हो जाएगी लिमिट। फिर यस इज इक्वल टू यू, t के स्थान पर एक बार अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और प्लस a/2 और t के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट, फिर प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, ये हमारा गति का द्वितीय समीकरण है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड इक्वेशन पे, ठीक। थर्ड इक्वेशन, ठीक। अब देखिए अकॉर्डिंग टू definition of एक्सेलरेशन, त्वरण की परिभाषा से। अब देखिए dv अपान dt इक्वल टू ये होता है। अब जैसे मैं इसमें ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, फिलहाल मैं आपको बता दूं ऐसा मैंने कुछ किया नहीं है, ds का मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई नहीं किया। ये डिफरेंशिएशन का मेथड है। v का डिफरेंशिएशन यहाँ t के रिस्पेक्ट में था, तो जब v का डिफरेंशिएशन हम s के रिस्पेक्ट में करेंगे तो रूल होता है कि s का डिफरेंशिएशन हमें t के रिस्पेक्ट में करना होगा। मतलब अगर हम बेस चेंज करेंगे तो नए बेस का डिफरेंशिएशन पुराने बेस के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन हमें बड़ा आसान लगता है कि ds से ds कट जाएगा, फिर यही dv/dt आ जाएगा। तो थोड़ी देर के चलिए आप मान के ऐसे समझ लीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है फिलहाल। अब देखिए ये जो ds अपान dt है यह v होता है आपका, तो इसकी जगह v लिख दीजिए, उसको यहाँ उठा लाइए, इस पार लिख दीजिए। तो v dv ds इज इक्वल टू ये, यहाँ पे आप रीजन दे सकते हैं कि v इज इक्वल टू होता है ds अपान dt। फिर दिस इंप्लाइज दैट ds यहाँ चला आएगा, तो v dv इज इक्वल टू a इंटू ds, ठीक। अब देखिए यहाँ पे v का समाकलन v के रेस्पेक्ट में हो ही रहा है। अब देखिए अब हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तब v का हम डिफरेंशिएशन करेंगे और
यहाँ पे यस का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है वह u से v तक चेंज हुई है, और जो यस है इसी के रिस्पेक्ट में होगा, ये 0 से s तक चेंज हुआ है। अब देखिए, जैसे कि फार्मूला अभी मैंने बताया आपको कि x की पावर n अगर dx है तो फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस अ कॉन्स्टेंट c। लिमिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कांस्टेंट c है वहाँ पे। अब देखिए, तो जैसे v dv है, x dx है, तो इसकी पावर n है, इसकी पावर 1 है, यहाँ पे 1 ले सकते हैं आप। तो अब n में एक जोड़ दे, पावर में एक जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और उसी 2 का नीचे डिवीजन कर भाग कर देते हैं, तो u से v तक लिमिट लगा देंगे। a यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अभी मैंने बताया था आपको एक और फार्मूला a वाला कि अगर dx लिखा हो तो इसका x प्लस c होता है, तो a बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे ds है, 0 से s है, तो ds का s हो जाएगा अगली लाइन में। अब देखिए, यहाँ से आप 1/2 बाहर निकालो, 1/2 से कोई मतलब नहीं है। v के स्थान पर एक बार अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट बराबर a। अब जैसे ds का s हो जाएगा, अभी मैंने बताया लिमिट लगा देंगे 0 से s तक। a2 उधर भेज दीजिए आप, मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल 2 उधर कर देंगे, तो 2a यस माइनस 0, 2 उधर ले जाइए, यस के स्थान पे एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, फिर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यस। ये है हमारे मतलब गति का तीसरा समीकरण, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह हमने समाकलन विधि इंटीग्रेशन मेथड से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव किया। जो मेथड हमने क्लास 9 में पढ़ रखे हैं वो काफ़ी साधारण से हैं। यहाँ पे यह इंटीग्रेशन मेथड भी बहुत ही आसान मेथड है, लेकिन जैसे कि हमने 2-3 फार्मूले यूज़ किए, हमने लिमिट रखना सीखा, ये सब हमारे लिए बिल्कुल नया था, थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट टाइप लगता है। लेकिन फिजिक्स में हमारे 50% से ज़्यादा फार्मूलों का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से ही होता है, तो इसलिए हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी और हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूले, तब 4 या 6 फार्मूले बस याद करने हैं, बस पूरी फिजिक्स के फार्मूलों को डिराइव करने के लिए। तो मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।